वोडाफोन आइडिया जिंदगी और मौत के बीच मंडरा रहा है। एक तरफ अभी भी 27.2 करोड़ भारतीय उसकी सेवा का उपयोग कर रहे हैं, पर दूसरी ओर उनको 58,000 करोड़ रुपए का भारी AGR जुर्माना देना पड़ रहा है। इतनी बड़ी चुनौती का जब सामना करना पड़ा, तब उनकी पहली प्रतिक्रिया भारतीय बाजार को छोड़कर भाग जाने की थी। कंपनी में बहुत कम विश्वास बचे होने के कारण ग्राहकों ने डूबते हुए जहाज को छोड़ना शुरू कर दिया। लगभग 80 लाख ने अकेले सितंबर 2020 तिमाही में अपनी सदस्यता रद्द कर दी। इसी अवधि के दौरान एयरटेल और जियो का बड़ा फायदा हुआ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो एक नया गार्ड ले रहे हैं। पहले उन्होंने लंबे चौड़े वोडाफोन आइडिया का नाम बदलकर VI रख दिया, फिर IPL का सह प्रायोजक बनकर 220 करोड़ रुपए खर्च किए, जैसे सभी को ऐलान कर रहे हो कि वो अभी भी मार्केट में मौजूद हैं। वे इतना आश्वासन दे पाए कि कुछ अमेरिकी फंड ने VI को 15,000 करोड़ तक का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे दिया। फिर भी आगे का कार्य कठिन है, क्योंकि ग्राहक उन्हें लगातार छोड़ रहे हैं और क्या वो अपने आप को संभाल पाएंगे, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं है। दुर्भाग्यवश भारत का महत्वपूर्ण दूर संचार क्षेत्र, जो हमारे डिजिटल युग की रीढ़ मानी जाती है, असफलताओं और कुल 2,15,000 करोड़ बैंक ऋण चूक से भरा हुआ है। इसमें AGR तमाशा विशेष रूप से सरकार के कदमों पर डाली जा सकती है, जिन्होंने खुद शीघ्र निर्णय लेने की बजाय न्यायपालिका को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। AGR रेडियो तरंगों की बिक्री से संबंधित है, एक प्रकाश का अदृश्य स्पेक्ट्रम जो हर जगह हर चीज से गुजरती है। इस स्पेक्ट्रम को अलग अलग बैंड में विभाजित किया गया है, प्रत्येक की अपनी अलग उपयोगिता और गति है। प्रारंभ में स्पेक्ट्रम शुल्क, टेलीकॉम लाइसेंस फी उच्च दामों में बेचे गए थे, जिसे आपको काम शुरू करने से पहले भरना होता था। इसका मतलब ये था कि सेवाओं को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता थी। यही कारण है कि जब 31 जुलाई 1995 को देश में पहली बार मोबाइल टेलीफोनी की गई, तब कॉल की दरें 24 रुपए प्रति मिनट थी। उच्च प्रारंभिक निवेश की इस समस्या को हल करने के लिए 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार ने एक राजस्व साझाकरण मॉडल पेश किया, जहां टेलीकॉम कंपनियां अपनी कमाई का 8% हिस्सा लाइसेंस शुल्क और 3 से 5% स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में भुगतान करती थी। कमाते जाओ, भरते जाओ। लेकिन 6 साल बाद दूरसंचार विभाग ने DOT राजस्व की गणना करने के तरीके के बारे में टेलीकॉम कंपनियों से असहमति जताई। DOT चाहते थे कि टेलीकॉम कंपनियां अपनी सभी आय टेलीकॉम और गैर टेलीकॉम के आधार पर फीस का भुगतान करें, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां अभी तक केवल अपनी टेलीकॉम आय पर लाइसेंस शुल्क भर रही थी। इसलिए दूरसंचार कंपनियां एक समूह COAI में जुड़कर सरकार के इस निर्णय के खिलाफ TD-SAT के पास केस दर्ज किया, जो कि खास इस क्षेत्र में संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए विशेष रूप से 2000 में स्थापित किया गया था। 2 साल बाद 2007 में TD-SAT ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। सकल राजस्व का मतलब सभी राजस्व है, लेकिन कुछ अपवादों के साथ। इसे उन्होंने AGR बुलाया, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को यह फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जिसने गेंद को वापस सरकार के दरबार में पहुंचाया। TD-SAT को फैसला करने दें। ये पिंग पोंग लड़ाई सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कुछ सालों तक जारी रही। इन सभी के बीच 2010 में 2G नीलामी से जुड़ा 1,76,000 करोड़ रुपए के घोटाले में यूपीए दूरसंचार मंत्री A राजा का नाम सुर्खियों में लाया गया। इन आरोपों के हलचल के दौरान 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी प्रारंभिक सिफारिश को पलटा। TD-SAT को लाइसेंस के नियमों और शर्तों की वैधता पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। दूरसंचार कंपनियों ने इस फैसले की अपील की, लेकिन 8 साल बाद अक्टूबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले फैसले को बरकरार रखा। शुल्क सभी राजस्व पर आधारित होना चाहिए, कोई अपवाद नहीं हो सकता। इस भारी भरकम फैसले का मतलब था कि टेलीकॉम कंपनियों पर अब 1,47,000 करोड़ रुपए बकाए थे, जिसमें लगभग आधा सिर्फ जुर्माना और ब्याज था। ये जानते हुए कि दूरसंचार क्षेत्र में हजारों नौकरियों को खतरा था, मोदी सरकार उत्तरदायी होने के लिए तैयार थी। ये रकम टेलीकॉम कंपनियां हमें 20 सालों में दे सकती हैं। वे ये भी नहीं चाहते थे कि स्थिति द्वैध हो, यानी एक ऐसा बाजार जिसमें केवल 2 खिलाड़ी, मगर जहां ज्यादा सेवाओं के उपाय हों, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहे। हालांकि ये कोई राज की बात नहीं थी कि जियो की सितंबर 2016 की एंट्री ने बाजार को हिलाकर रख दिया और भारत को दुनिया में सबसे कम कॉल और डेटा दरों की पेशकश की, जो वड़ा पाव या गोलगप्पे की कीमत से भी कम था। जियो ऐसा करने में सक्षम थे क्योंकि उन पर 3G और 4G की उच्च लाइसेंस फी का बोझ नहीं था, जिसकी नीलामी 2G घोटाले की पृष्ठभूमि पर की गई थी।
जहां 1.76 लाख करोड़ का आंकड़ा अतिरंजित था और जहां ए राजा को बाद में बरी भी कर दिया गया। फिर भी सरकार के पास कोई और चारा नहीं था कि अगली स्पेक्ट्रम नीलामी भी उसी आंकड़े से शुरू करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि उन पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया जाए। इसलिए बावजूद इसके कि उन्होंने लाइसेंस फी से 5,63,000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा था, कोई भी इस उच्च कीमत को भरने के लिए तैयार नहीं था और अंततः वे केवल उसका 10% से अधिक का शुल्क लेने में सफल रहे। जबकि वीआई बड़ी मुश्किल से जीवित है, एयरटेल भी पिछले कुछ सालों में आसानी से मुनाफा नहीं कमा पाया। ऐसी श्रृंखला में हुई दूर संचार क्षेत्र की दुर्दशा और अब एजीआर ने टेल्को की मुश्किलातों पर और दबाव डाला, जिनका अब शुल्क भरने की बजाय और कोई उपाय नहीं था। एयरटेल ने 1/3 से अधिक का भुगतान किया है, जबकि वीआई ने सिर्फ 15% भरा। जियो ने 1995 करोड़ की अपनी छोटी राशि दे दी, लेकिन अब अदालत चाहती है कि 2016 के बाद से वे आरकॉम के हिस्से से उपयोग किया गया स्पेक्ट्रम का भी जुर्माना दे 31,500 करोड़। सरकारी तेल, गैस और बिजली कंपनियां जिसने अपनी लाइनों के साथ दूर संचार के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की योजना बनाई थी और स्पेक्ट्रम खरीदे थे, उन्हें भी भुगतान करने के लिए कहा गया। लेकिन जबकि डॉट ने सरकारी कंपनियों से एजीआर मांग वापस ले ली और सर्वोच्च न्यायालय ने भी बात मान ली, वे निजी क्षेत्र की दूर संचार कंपनियों के प्रति ऐसी कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। हालांकि एक राहत के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपने बकाया भरने के लिए 10 साल दिए, हर साल 10%। वीआई की उत्तरजीविता अब कुछ कारकों पर निर्भर करता है। पहला, कितनी जल्दी उनके 2G सब्सक्राइबर बेस, जो काफी कम खर्च करने की ताकत रखते हैं, 4G में स्विच कर लें। क्योंकि उनके 27.2 करोड़ उपयोगकर्ताओं में से 60% फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं, वीआई का ARPU 119 है, जो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो की तुलना में बहुत कम है। ARPU प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में हर 10 रुपए की बढ़ोतरी साल में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कैश फ्लो पैदा करती है। दूसरा, वीआई कीमतों में कितनी वृद्धि कर सकता है, लेकिन इस मामले में वे सीमित हैं जियो से, जिसके पास अब इतना पैसा आ चुका है कि अब वो दाम बढ़ाने में कोई जल्दी नहीं कर रहा। वीआई की बात छोड़ो, एयरटेल भी उत्सुक है। ARPU 200 तक चला जाना चाहिए और शीघ्र ही 300 तक पहुंच जाना चाहिए। तीसरा, कितनी जल्दी वीआई अपने ग्राहकों को फिसलने से रोक सकती है। वीआई को एयरटेल और जियो को चुनौती देने के लिए अपने 4G बुनियादी ढांचे में करीबन 10 से 15,000 करोड़ रुपए का सालाना निवेश करने की आवश्यकता है। कंगाल वीआई का 1,040 करोड़ खर्च एयरटेल और जियो के मुकाबले काफी कम था, क्योंकि जब तक वे अपनी कॉल ड्रॉप दरों में सुधार नहीं लाते और अपनी कनेक्टिविटी समस्याओं को हल नहीं कर पाते, तब तक कोई भी बैंडेड जैसी रिब्रांडिंग काम नहीं करेगी, जिस समस्या से वे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हमने ग्राहकों पर प्रभाव कम करने की कोशिश की, कभी कभी हम सफल नहीं रहे, लेकिन अब हम बेशक बेहतरीन सेवाएं देने की उम्मीद करते हैं। अगर फिच रेटिंग्स का अनुमान सही निकला कि वो अगले साल में 5 से 7 करोड़ ग्राहक खो देंगे, तो पिछले 2 वर्षों में 15.5 करोड़ खोने के बाद मामला और गंभीर हो जाएगा। ऐसा लगता है कि उनकी रणनीति अब अगले 2 वर्षों के लिए कंपनी को जीवित रखना है और अमेज़न और वेराइजॉन के लिए आकर्षक बनाना है, ताकि वे उन्हें खरीदने में अपनी रुचि को नवीनीकृत कर सकें। वीआई का जो भी हो, एजीआर फैसले से भारत में 5G की बिछाई 1 से 2 सालों में देरी हो सकती है, एक अंजाम जो वीआई के होने या नहीं होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एयरटेल ने पहले ही इस साल 5G की नीलामी में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। ट्राई जिस दाम पर 5G स्पेक्ट्रम बेचना चाहती है, उसको खरीद के हमें कोई व्यवसायिक फायदा नहीं दिखता। 5G का आरक्षित मूल्य ट्राई 452 करोड़ प्रति मेगाहर्ट्ज में बेचना चाहता है, जो दक्षिण कोरिया और यूके से लगभग 4 गुना ज्यादा है। 5G को महंगा बनाकर भारत 5G से संबंधित सारी तकनीकों में अन्य देशों से पीछे रह जाएगा। यहाँ तक कि 4G नीलामी के नवीकरण के लिए 3% स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर जिद पकड़कर बैठी है, बावजूद इसके कि दूर संचार कंपनियों ने इसे कम करने की जोरदार मांगे की हैं। हम सभी ने उस मुर्गी की कहानी सुनी है जो सोने के अंडे देती है, और उसका अंत क्या हुआ जब मालिक लालच में आ गया। जरूर इसमें हमारे लिए एक सबक ही है। बिस्बो की शायरी। वोडाफोन आइडिया रहा है मुश्किल झेल, ग्राहक छूटे जा रहे, दिखता अब वो फेल। सरकारी कुछ नीतियां टेलीकॉम पर भार, देखे नैया कर्ज की कैसे लगती पार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।